दोस्तों स्पीसीज इन न्यूज बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक टॉपिक रहता है अगर यूपीएससी की बात की जाए। और वैसे भी अगर मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं तो ये डिमांड बहुत समय से हो रही थी कि सर स्पीसीज इन न्यूज का एक वीडियो आप लेकर के आइए जहां पर हम एक सिंगल वीडियो में इंपॉर्टेंट स्पीसीज को अच्छे से कवर कर सके। बस उसी बात को ध्यान रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है जहां पर हम फौना एंड फ्लोरा दोनों को डिटेल में कवर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्पीसीज न्यूज में रही, क्या उनका बिहेवियर रहता है, किस तरीके से आईयूसीएन में उनका स्टेटस अभी चल रहा है, क्योंकि इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पीसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये टॉपिक है ना हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि PWIS की तरफ से प्रीलिम्स 2026 के लिए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स रन कराया जा रहा है जिसमें आपको बहुत ही कम समय में प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कराई जा रही है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, पिन कमेंट जो है वहां पर आप जाइए और आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर एक लिंक, और उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर हमें सोचना होता है कि भाई पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और मुझे आप फॉलो कर लो। इस टेलीग्राम चैनल पर ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जिससे कि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज भी कर सके। ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कोई लापरवाही कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट पीसी है हमारी पोलर बियर। सवाल, क्यों ये न्यूज में रहा। देखो रिसेंटली एक स्टडी होती है कि पोलर बियर के जो फर होते हैं ना, बाल, इनमें कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इनको बिल्कुल भी गीला नहीं होने देता, मतलब इनको ड्राई रखता है। चाहे फिर ये आइस पे स्लाइड कर रहे हो या फिर स्विम करके पानी के अंदर भीग करके आए हो तो भी ये सूख जाते हैं बड़ी जल्दी। मतलब इनको विंटर्स के टाइम पर भी या फिर कहीं पोलर रीजन में रहने के बावजूद भी गीला नहीं होना पड़ता। और उस सब्सटेंस की जब स्टडी की गई तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कंसिडर किया जा रहा है कि जिस तरीके से हम नॉन स्टिकी जो बर्तन यूज करते हैं ना, नॉन स्टिकी बर्तन है ना, उनमें जो एक केमिकल यूज होता है पीएफएस जिनको बोलते हैं, जिनको एक तरीके से फॉरएवर केमिकल भी बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स की जो बहुत लॉन्ग टर्म लाइफ लेकर के चलते हैं और उनको फिर हम हमारी डे टू डे यूसेज में यूज किया जाता है तो उनका मोर और लेस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी होता है। तो ऐसे में ये जो पीएफए है ना, इनका जो यूज है वहां पर इन पीएफएस को रिप्लेस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेट के तौर पर यह सब्सटेंस यूज करने का प्रोविजन देखा जा रहा है जो पोलर बियर के फर में देखा गया। और उस सब्सटेंस का नाम बोला गया है सेबम। ये सेबम है ना, पोलर बियर की स्किन से रिलीज बालों से है ना वो रिलीज होता है, जो कि एक वाटर रेपेलेंट होता है, आइस रेपेलेंट होता है और उनको ड्राई रखता है आर्कटिक रीजन वाली क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी। तो क्यों ना फिर जो हम नॉन स्टिकी मटेरियल के तौर पे पीएफएस को यूज करते हैं जिनको हम पर पॉली फ्लोरो एल्किलाइन एल्किली बोल दिया करते हैं, पर एंड पॉली फ्लोरो एल्किली, ये जो सब्सटेंस है ये केमिकल है वो यूज करते हैं। तो इसकी जगह अब हम थोड़ा सा सेबम को ही यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि ये यूज क्यों किया जाता है, एक तरीके से लॉन्ग लाइफ के चलते, और वही चीज यहां पर भी हमारे पास में पोलर बियर की जो स्किन है या फर है उनमें दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम यूज कर पाएंगे। तो ध्यान रख लेना भाई। पोलर बियर के बारे में जान लेते हैं। इनको सी बियर और ये सी बियर बोलते हैं, और ये जो बियर की जितनी भी प्रजातियां होती हैं उनमें सबसे बड़े बियर्स होते हैं। ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं। इवन इनकी स्पीड आप देखोगे तो 6 माइल्स पर आवर तक भी इनकी स्पीड पहुंच जाती है। इनकी बॉडी की अगर बात करें, जब ये खाना पीना अच्छा चलता है ना तो एक थिक लेयर ऑफ फैट क्रिएट हो जाता है, और इनकी बॉडी पर जो फर होता है वो वाटर रेपेलेंट फर होता है। और वो वाटर रेपेलेंट फर क्यों है, क्योंकि इसमें इनके फर में इनके बालों में सेबम नाम से एक मटेरियल सीक्रेट होता रहता है, निकलता रहता है, जो कि इनको ठंडे टेम्परेचर्स में भी सरवाइव करने की एक हैबिट प्रोवाइड करता है। हैबिटाट की बात करें तो आर्कटिक रीजन में ये कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए का, अलास्का यहां पर देखने को मिल जाएंगे।
ज्यादा सरवाइव कहाँ करते हैं? जहां वाटर्स होते हैं जो कि आइस से कवर्ड होते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे एनिमल प्लेनेट और डिस्कवरी चैनल पे। और जनरली ये रहते हैं कहाँ पर? शैलो एरियाज में, जहां पर ज्यादा गहरा पानी ना हो। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये देखो टॉप प्रीडेटर्स हैं। इसका मतलब अपना जो इनका फूड चेन या जो फूड वेब होता है ना, उसमें आपको इनकी पोजीशन बिल्कुल टॉप पे दिखेगी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्कटिक मरीन इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में। इसके अलावा ये ज्यादातर सील्स को हंट करके खाते हैं और सील पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। आईयूसीएन के हिसाब से देखिए तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में एनरोल्ड है, तो ये ध्यान रख लें भाई। नेक्स्ट आ जाता है टाइगर्स ग्रीन स्टेटस असेसमेंट। देखो आईयूसीएन की तरफ से एक तो रिलीज होती है, आपको पता है, रेड लिस्ट। वो तो जनरली हुआ करती है जब किसी भी स्पीसी की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, खत्म होने का डर हो। वहीं पर दूसरी तरफ एक और यहां पर असेसमेंट रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रीन स्टेटस। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसी की, वो कितना रिवाइव कर रही है, उसके लिए कितना एफर्ट किया जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर्स ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जो है वह आईयूसीएन की एक रिपोर्ट के तहत रिलीज हुआ है। और यहां पर क्या कंसर्न आया है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन एशिया के अक्रॉस देखे तो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई ट्रेंड दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और जरूरत है तो कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाने की, क्योंकि जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स है ना, वो ही एक रे ऑफ होप है, जिससे कि ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि पॉपुलेशन इनकी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है। यहां पर ये स्टडी किसने कंडक्ट की, एक तो ये ध्यान रखना है। ये देखा जाए तो टाइगर्स के लिए ये जो ग्रीन स्टेटस असेसमेंट है ये तो आईयूसीएन ने कराया। इसके अलावा एनसीबीएस है ना, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, उसने भी अपनी तरफ से स्टडी की और देखा कि पिछले 2 दशकों में इंडिया में तो टाइगर्स की पॉपुलेशन 30% राइज कर गई है। मतलब ये कि एशिया में जो बाकी देशों के अंदर टाइगर्स है ना, इंडिया को छोड़ करके, वहां पर पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। बाकी इंडिया में पॉजिटिव साइंस है। टाइगर के बारे में समझे तो देखो, एक तो साइंटिफिक नेम हमें ध्यान रख लेना है, दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। इसके अलावा जो बिग कैट्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी साइज अगर किसी कैट की है तो दैट इज ऑफ टाइगर। और ये टॉप प्रीडेटर्स से होते हैं, अगेन इकोसिस्टम में बिल्कुल टॉप पर बैठते हैं और कार्निवोर तो होंगे ही। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ये एशिया के नेटिव तो है ही, इसके अलावा एशिया में ये साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में इनकी प्रेवलेंस आपको देखने को मिल जाएगी। जनरली अगर देखें तो टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो है देखो, एक तो इनके हैबिटाट में लगातार लॉस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ह्यूमन एनक्रोचमेंट के चलते जंगलों का जो एरिया है वो डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन पर स्ट्रेस है। इंडिया में देखें तो अभी के टाइम पे वाइल्ड टाइगर्स 3600 से ज्यादा है। इसका मतलब वर्ल्ड में जितने टाइगर्स हैं उसका 75% से भी ज्यादा हिस्सा आपको अकेले इंडिया में रिजाइड करता हुआ दिख जाएगा अगर टाइगर्स की बात करें। कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन में इंडेंजर्ड कैटेगरी है, डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट। थ्रेट ऑलरेडी हमने बात कर ली, हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, जंगलों के बीच से आपने रेलवे लाइन डाल दी, सड़क बना दी, इसकी वजह से हैबिटाट ब्रेक हो गया, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन राइज होना, जिन प्रेस के ऊपर सरवाइव करते हैं, मान लो डियर्स को खाना या जो भी है, वो लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वो भी एक खतरा इनके लिए। क्लाइमेट चेंज, डिजीज, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आसपास में अगर लड़ाई दंगे हो रहे हैं तो बॉम्बिंग होती है, तो सीधी बात है वाइल्ड लाइफ को भी बहुत खतरा रहता है। कंजर्वेशन की बात करें तो लगातार एफर्टफुल बने रहना जरूरी है, ठीक है। जो चैलेंज है ना उनको हमें टैकल करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है एशियाटिक लायंस। देखो एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन देखें तो वो आपको गुजरात के गिर वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। सवाल कि ये न्यूज में क्यों आया? देखो एशियाटिक लाइंस जो है वो गुजरात में अगर देखें तो 2020 के कंपैरिजन में 2025 में 32% का राइज देखा गया है। तो ये भी एक एनकरेजिंग रिपोर्ट है अगर हम बात करें। और ये डेटा रिलीज किया गया है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये सब कुछ हुआ है 16th एशियाटिक लाइन सेंसस 2025 के बेसिस पे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि
किस तरीके से ये सेंसस की हिस्ट्री रही है। ओरिजिन हुआ था, पहली बार लायन सेंसस इंडिया में हुई तो वो 1936 में जूनागढ़ के नवाब के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अभी देखें तो ज्यादा भी नहीं तो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की हम बात करें, ये तो देखो गुजरात का ऊपर वाला लोब है कच्छ, और ये नीचे वाला लोब जो होता है ना वो गुजरात का आपका दिखाई पड़ता है, दैट इज सौराष्ट्र। वहीं पर आपका गिर नेशनल पार्क और ये गिरनार वाला रीजन ये दिखाई पड़ता है, और वहीं पर आपको एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड दिखेंगी, राइट। अब देखो 11 डिस्ट्रिक्ट यहां पर है जहां पर ये सेंसस कंडक्ट कराएगी, उनमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्र नगर, भावभूमि, द्वारका, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर और बोटाड। ये याद थोड़ा सा रखने की कोशिश करनी है। किस बेसिस पर काउंटिंग हुई है? मेथड यूज हुआ है डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन, दैट मींस इनके मूवमेंट को डायरेक्टली ट्रेस करके काउंटिंग करना। पैरामीटर्स में ये देखा जाता है डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन में कि कहां पर इनकी ऑब्जर्वेशन है, कि कहां पर इनको हम देख पा रहे हैं। लाइंस की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, जेंडर, एज, बॉडी को मार्क करना, या बॉडी पे जो मार्क्स हैं, बॉडी की अपीयरेंस है, उनको आइडेंटिफाई करते हुए फिर बताना कि हाँ भाई ये काउंटिंग इनकी आ रही है। जीपीएस टेक्निक भी आजकल यूज होती है, ठीक है। ग्रुप कॉम्पोजिशन, इन पर भी ध्यान दिया जाता है। पॉपुलेशन सर्च की बात करें तो 2020 में केवल एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन थी 674, तो जो कि 2025 में 16वीं सेंसस में 891 तक हो गई। इसका मतलब 32% का इंक्रीमेंट है प्रीवियस सेंसस के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करें तो एडल्ट फीमेल्स है ना, उनकी पॉपुलेशन में राइज देखा गया 27%। मतलब ये कि जो रिप्रोडक्शन है, जो पॉपुलेशन है एशियाटिक लाइन्स की, उसके राइज होने के स्कोप है अगर हम एडल्ट फीमेल्स की पॉपुलेशन को राइज होते हुए देखते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर टाइगर अभी फैल रहे, ये लायंस है ये फैल रहे हैं। एक तो क्या होता है, कोर रीजन होता है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया का। अब उसके बाहर जो बफर और ये जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, वहां पर भी अब की बार लायंस की पोजीशन देखी गई है। उसमें पर्टिकुलर देखें तो मिटियाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर लायंस की पॉपुलेशन 32 हो चुकी है। अब आप सोचो, ये अपने आप में शो करता है कि कोर रीजन जहां पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है, वहां पर अगर लाइंस की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन एंड बफर जोन की तरफ मूव करेंगे, और ये सिग्नल सीधा सा दिखाई दे रहा है कि भाई पॉपुलेशन ऑफ लायंस राइज हुआ है। अब आ जाते हैं थोड़ा एशियाटिक लायंस के बारे में जान लेते हैं। देखो, पैंथेरा लियो करके मेन स्पीसी है, उसमें पैंथेरा लियो लियो तो होती है ना, ये तो आपकी चली जाती है अफ्रीकन लायंस की। और पैंथेरा लियो पैरसिका जो होती है, इसमें अगर इस लियो को हटा करके यहां पे हम अगर पैरसिका लिख दें तो ये आपका हो जाएगा एशियाटिक लायंस। तो हमारे यहां पर जो सब स्पीसी मिलती है दैट इज पैंथेरा लियो पैरसिका, ये ध्यान रख लेना। दूसरा, अफ्रीकन लाइन्स के कंपैरिजन में ये थोड़े से स्मॉलर होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमें कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे देखना है। एडल्ट मेल होता है, उसका वेट होता है 160 से 190 किलोग्राम। फीमेल का वेट होता है 110 से 120 किलोग्राम। हैबिटाट की बात करें तो ये फॉरेस्ट, सवाना, श्रबलैंड्स, झाड़ी वाली जो एरिया होता है ना, कम हाइट के प्लांट्स होते हैं, उस एरिया में। ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम में सर्वाइव कर लेते हैं। इसके अलावा जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वहां पर आराम से इनकी पॉपुलेशन दिख जाती है। टेक्सोनोमी की बात करें तो एशियाटिक लाइन्स जो हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है आपके अफ्रीकन काउंटर पार्ट या अफ्रीकन लाइन्स के कंपैरिजन में। साइज हमने ऑलरेडी देख लिया, अफ्रीकन के कंपैरिजन में छोटा है। दूसरा, इनका ये जो ये होता है ना, ये मेन जिसको बोलते हैं, बाल जो होते हैं, दाढ़ी पूरी एकदम पूरा कवर किए हुए, ये भी मोर और लेस साइज में स्मॉलर होती है इफ वी कंपेयर विद द अफ्रीकन काउंटर पार्ट, ठीक है। इसके अलावा ये जनरली देखें तो आपको गुजरात में ही दिखाई पड़ेंगे, हमारे देश में ही दिखाई पड़ेंगे एशियाटिक लाइन्स की अगर बात की जाए। आईयूसीएन में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है अगर रेड लिस्ट के हिसाब से देखें तो। ये अपने आप में और भी ज्यादा अभी एफर्ट्स करने की जरूरत है इसकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने में और एक तरीके से इनको सरवाइव कराने की अश्योरेंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम एलिफेंट्स पे। देखो, 3 दिन का एलिफेंट सेंसस कंडक्ट किया गया, जिसमें जो साउथ कर्नाटका रीजन है वहां पर, केरला और ये रीजन है वहां पर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है।
तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो एलिफेंट की बात अगर करें तो इसमें अभी ये जो सेंसस कंडक्ट हुई है ना, ये एक तरीके की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत हुआ। इसका मतलब जिन भी सदर्न स्टेट्स में, पर्टिकुलरली कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन सदर्न इंडिया में अच्छी खासी दिखती है, तो तीनों ने मिलकर के फिर सेंसस कंडक्ट कराई है और इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार किया गया है। अब ये सेंसस करवाई गई है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? देखो, एक तो जो एफर्ट्स हो रहे हैं कि भाई क्या हमने एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए काम किया है, उसका आउटकम भी कुछ दिख रहा है कि नहीं, क्या हमें और एफर्ट्स करने की जरूरत है, क्या पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, कहां पर एलिफेंट्स के कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहां कम है, अकॉर्डिंगली फिर प्लान किया जा सके। देखो 2017 की जो सेंसस हुई थी उसमें यह था कि साउथ इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन को होस्ट करता है और उस टाइम पर पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 11,960 थी साउथ एशिया में, जो कि पूरे देश के 27,312 एलिफेंट्स में सबसे ज्यादा है। अब यहां पर सवाल आता है कि जो ये मेथोडोलॉजी यूज की जाती है जिसके आधार पर एलिफेंट सेंसस हुई, तो इसके पीछे ये काम बताया जाता है। एक तो ब्लॉक सैंपलिंग की जाती है कि हाँ सीधा एलिफेंट को काउंट कर लिया। एक होता है लाइन ट्रांजेक्ट सर्वे कि एलिफेंट जिस रास्ते से, जिस वे को फॉलो करते हैं वहां पर आपने सर्वे कर लिया। इसके अलावा वाटर होल काउंट, सीधी बात है जब ड्राई सीजन आती है ना, तो उस टाइम पर एलिफेंट्स का जो फ्लॉक होता है, पूरा झुंड होता है, वो वाटर बॉडीज के पास जाता है। तो वहां पर पानी के चलते उनकी जो गैदरिंग होती है वहां पर भी उनकी काउंटिंग की जाती है, उनकी एज का मेजरमेंट किया जाता है और साथ में सेक्स को भी डिटरमाइन किया जाता है। आईयूसीएन में एशियाटिक एलिफेंट्स की बात करें तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको डाला हुआ है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं नीलगिरी टार्स की। देखो, अभी जॉइंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन लाया गया है 2025 का केरल और तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और बताया गया है दोनों स्टेट्स में नीलगिरी टार की पॉपुलेशन कितनी, लगभग 2668 है ना, 2668 यहां पर काउंट बताया जा रहा है। तो नीलगिरी टाहर के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है। देखो, वैसे देखा जाए तो नीलगिरी टाहर है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगी, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। एक तो ये हमें ध्यान रखना है, ये एक तरीके की बकरी की स्पीसी है जो कि फॉरेस्ट एरिया में सरवाइव करती है ना, जानते हैं। और इसके बारे में, ये एक तरीके की माउंटेन अनग्यूलेटेड स्पीसी है, मतलब पहाड़ों में रहने वाली बकरी की वो स्पीसी जिसके खुर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में ध्यान रख लेना है कि हाँ भाई हर्बीवोर्स है, इसका मतलब ये घास फूस खाते हैं, हर्बीवोर है। ठीक है, इसके अलावा ये एकदम खड़ी पहाड़ी पर भी चढ़ने की क्षमता रखती है, एकदम स्टीप, आपकी अगर कोई वॉल काइंड कंडीशंस भी हो तो वहां पर सरवाइव कर जाती है। हमारे देश में टोटल 12 आपको स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी इस तरीके की, और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कहें एक इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज नीलगिरी टार। ठीक है जी, इसको नीलगिरी आइबेक्स भी बोल दिया जाता है जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और इसको वैसे लोकली वरायादू भी बोल दिया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और जो फीमेल होते हैं उनकी अपीयरेंस बड़ी डिफरेंट होती है। मेल की अगर बात करें, एडल्ट मेल जो होता है ना, उनको सैडल बैक्स बोल दिया जाता है। उनकी बैक पे क्या होता है, जो एडल्ट मेल होते हैं, मान लो ये मेल है, तो इनकी बैक पर आपको सिल्वरी डॉर्सल पैच, मतलब एक वाइट सा स्पॉट दिखाई देगा एक मैच्योरिटी आने के बाद में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। और कलर जो होता है मेल का वो थोड़ा डार्क होता है, और साइज में थोड़ा सा मेल जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में लार्जर दिखाई देगा। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल दिया जाता है इसे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स में तो दिखेंगे ही, वहां पर भी मेनली तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में। हैबिटाट ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, शोला फॉरेस्ट और रॉकी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। की स्ट्रॉन्ग होल्ड एराविकुनम नेशनल पार्क जो है केरला का, जो कि तमिलनाडु और केरल बॉर्डर पर लोकेटेड है, वहां पर इसकी पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा दिखेगी। अच्छा, जेस्टेशन पीरियड मतलब गर्भ धारण का समय कितना होता है, दैट इज अराउंड 180 डेज, और एक बार में सिंगल ऑफस्प्रिंग मतलब एक ही बच्चे को पैदा करते हैं ये। और लाइफ स्पैन जनरली देखें तो 9 साल, और अगर वाइल्ड में है तो 3.5 साल ही सरवाइव कर पाते हैं, ये इनका सिस्टम है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के तहत जो है वो शेड्यूल फर्स्ट के तहत प्रोटेक्शन दी हुई है। फिर हम बात कर लेते हैं गौर के बारे में। देखो, झारखंड का जो पलामू टाइगर रिजर्व है, वहां पर अगर देखें तो गौर जो है
जिनको इंडियन बाइसन भी बोल दिया करता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है। 1970s में 150 हुआ करती थी गौर की पॉपुलेशन पलामाऊ टाइगर रिजर्व में, और वो घट करके अब केवल 60 रह गई। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमन नेम, इसको इंडियन बाइसन गौर भी बोल दिया जाता है। अगर हम कैटल फैमिली की बात करें तो टॉलेस्ट वाइल्ड कैटल है और लार्जेस्ट लिविंग मेंबर भी है कैटल फैमिली का। कलर डार्क ब्राउन से ब्लैक, और फीमेल्स जो होती है उनका कलर थोड़ा सा लाइटर होता है। जैसे यहां पर ये ब्लैक है तो ये मेल है, और इधर आप देखो तो ये फीमेल की तरफ जाएगा। ठीक है। पॉपुलेशन 13,000 से 30,000 है ग्लोबली, और उसमें 85% कहां पर रिजाइड करते हैं? आपके इंडिया में ही। पॉपुलेशन की बात करें तो नीलगिरी वाला जो रीजन है वहां पर भी 2000 के लगभग अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी। ज्योग्राफिक रेंज साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में दिख जाएंगे। मेजरली इंडिया में हमने बात की 85% तो इंडिया में रिजाइड कर रही है। हैबिटाट कैसा पसंद है? एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। थ्रेट क्या है? एक तो देखो, इनको हैबिटाट लॉस का सामना करना पड़ रहा है, सीधी बात है। पॉपुलेशन ग्रो होने के चक्कर में जो जंगल वाला एरिया है, जो एक एनवायरमेंटल बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। पोचिंग, इलीगल हंटिंग हो गई इनकी। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कैटल्स होते हैं उनसे जो बीमारियां हैं वो क्या करती हैं, वो डिजीजेस अगर इन तक पहुंच जाए तो वो फिर बाद में इनके लिए सर्वाइवल के लिए खतरा हो जाता है। सीधी बात है कि डोमेस्टिक कैटल को तो आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हो तो उसकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, लेकिन यहां पर जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे एनिमल है, जिनको पहले से किसी वायरस का, किसी भी तरीके की बीमारी का एक्सपोजर नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, तो यहां पर इनकी जान जाने का खतरा रहता है। जैसे कि रिंडरपेस्ट और फुट एंड माउथ डिजीज, ये दोनों के दोनों वायरल डिजीजेस हैं। इन वायरसेस से, इन्फेक्शन से आप अपने डोमेस्टिक कैटल्स हैं उनको तो बचा सकते हो दवाइयां दे करके, लेकिन इन तक जब पहुंच जाता है तो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में है, और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट के तहत इनको इंक्लूड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं डुगोंग्स के बारे में। देखो, वर्ल्ड डुगोंग डे मई 28 को ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें क्या देखा गया कि इंडिया में जो डुगोंग की पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, और अभी लगभग 200 ही डुगोंग रह गए हैं। डुगोंग का मतलब क्या होता है, एक तो ये ध्यान रखना हमें, इनको हम सी काउस भी बोलते हैं। इसका मतलब जैसे हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काऊ का जो रोल होता है ना, वो मोर और लेस आपको यहाँ पर डुगोंग की तरफ से भी रोल प्ले होता हुआ दिखोगे, अगर मरीन इकोसिस्टम की हम बात करें। ठीक है, थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, आईयूसीएन ने 2025 में जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई ना, तो उसमें ये कह दिया, पहली चीज तो कि इंडिया पहला देश है जिसने, या फिर कहें कि इंडिया ने पहली अपनी डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो लॉन्च की। कहां पर? पाक बे, तमिलनाडु वाले रीजन में। कितने एरिया का है? 448 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ये 2022। इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि डुगोंग कंजर्वेशन से रिलेटेड इंडिया की तरफ से क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जरूर बताएंगे। और ये है आपका पाक बे रीजन। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो जो पाक स्ट्रेट वाला एरिया है ना, वहां पर ये एक बे यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसको बोलते हैं पाक बे, और यहीं पर डेवलप किया गया है आपका डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ध्यान रख लेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं डुगोंग के बारे में। सी काऊ तो बोला जाता है, इसको फार्मर ऑफ द सी भी बोला जाता है। ये लार्ज साइज हर्बीवोर मरीन मैमल है। इसका मतलब हो गया कि ये घास फूस खा करके सर्वाइव, सी ग्रासेस को इनको खा करके सर्वाइव करते हैं। हैबिटाट की बात करें तो ये वार्म कोस्टल वाटर में, मतलब ज्यादा गहरे पानी में रहना पसंद नहीं है इनको। साथ ही साथ 10 मीटर से ज्यादा गहराई में ये सर्वाइव नहीं करते हैं या रहते नहीं है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सीधी बात है, ज्यादा गहराई में क्यों नहीं रहते? इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि भाई इनको अगर ग्रासेस चाहिए, अगर ये हर्बीवोर हैं तो इनको क्या चाहिए भाई? सनलाइट जहां पे एकदम प्रॉपर होगी वहीं पे तो इनका सर्वाइवल अच्छे से हो पाएगा ना। सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली ये ज्यादातर आपको 40 कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन, ईस्ट अफ्रीकन रीजन, रेड सी से ऑस्ट्रेलिया, मतलब अच्छा खासा एरिया ये कवर करते हैं। इंडिया की बात करें तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में देखने को मिल जाते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स की हमने बात कर ली कि 2022 में पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया ने लॉन्च कर दी।
डाइट की बात करें तो सी ग्रासेस खाना पसंद करते हैं, जिनमें एक तो सिमोडोसिया, एक हेलोफिला, एक इसके अलावा थैलेसिया और हेलोड्यूले, ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट इनकी डाइट्स में कंसिडर होने वाली ग्रासेस हैं। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट में है, साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में है। डुगोंग जो है वो रीजनली एंडेंजर्ड क्लासिफाई हो रखी है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, रीजनली एंडेंजर्ड का मतलब इंडियन ओशियन रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको खतरा है। फिर एक आगे बात करें तो स्नो लेपर्ड आ जाते हैं। रीसेंट स्टडी ने बताया कि लद्दाख का जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उनके द्वारा ये निकल के आया कि लद्दाख यूटी में लगभग 477 स्नो लेपर्ड्स हैं, जो कि इंडिया में जितने भी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन है उसका लगभग 70% है। तो एक तो आपका स्टेटमेंट है कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्नो लेपर्ड हमें कहां देखने को मिलता है, तो सीधा आंसर लद्दाख चला जाएगा। इसके अलावा देखें तो इनको जो ये स्नो लेपर्ड है ना, इनको एक खतरा है हिस्टोरिक इनब्रीडिंग के चलते हैं। मतलब सिंपल है कि अगर हम पिछले लंबे टाइम की बात करें तो एक जो होता है ना कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो सेक्सुअल एंगेजमेंट होता है मेल और फीमेल का, अगर वो अक्रॉस द रीजन होने लग जाए तो वहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी का स्कोप बनता है। लेकिन ये जो स्नो लेपर्ड है ना, इनके अंदर ज्यादातर जो ब्रीडिंग हो रखी है वो यूं मानो फैमिली मेंबर्स के बीच में ही हो जाती है। जैसे एक ही ट्री के ब्रांचेस निकले तो उन ब्रांचेस के बीच में ही, तो इसके चलते इनको ये भी खतरा है कि कल को ना अगर कोई जेनेटिक डिजीज या कोई भी तरीके का इनको अगर हेल्थ डिजीज आ जाता है तो वो फिर इनके सर्वाइवल के लिए खतरा बन सकता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी के बेसिस पे बताया गया है। स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन बोलते हैं। क्यों? देखो इनकी अपीयरेंस किस तरीके से होती है, ये बर्फ में और छोटी मोटी जो आप कह सकते हो श्रब्स हुआ करती है उनके बीच में छुप जाते हैं, जिसके चलते दिखाई नहीं पड़ते, फिर इनके प्रेज जो हैं उनको ये हंट कर लेते हैं, इसलिए घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोल दिया जाता है। हैबिटाट, ये देखो हाई एल्टीट्यूड रीजन में रहते हैं। हिमालयन इकोसिस्टम की बात करें जिसमें काराकोरम, पामीर और तियानशान आ जाते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में आपको मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये ज्यादातर अपने प्रे बेस के हिसाब से ही सरवाइव करते हैं। सीधी बात है, खाना जहां होगा वहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। जैसे कि आइबेक्स इनका फेवरेट फूड है, या फिर ब्लू शीप जिनको बहरल बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन जहां पर भी दिखती है इनका आराम से पोजीशनिंग लोकेशन आपको दिख जाएगी। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो ओवरऑल अगर देखें तो 8,000 के लगभग इंडिविजुअल्स है, लेकिन इंडिया में 500 से कम, ये ध्यान रख लेना है हमें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का ये स्टेट एनिमल भी है, ये ध्यान रख लेना है। और इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन मैंने बताया कि कैमोफ्लेज करने की इनकी क्षमता, छुपने की, इनका कलर ही ऐसा है जिससे कि जल्दी से आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है प्रे के लिए, और फिर उन पर अटैक करके उनको खा जाता है। बिहेवियर, ये बाकी जो बिग कैट्स होती है ना उनकी तरह दहाड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये कम्युनिकेट करते हैं ना अपने साथ वालों से, तो उसमें ग्रॉल, हिस और म्याऊं की वॉइस निकालते हैं, और कई बार यूनिक साउंड भी निकालते हैं जिसको चफ बोलते हैं। मतलब ये कि लगातार जब ये मूव करते रहते हैं ना तो कुछ यूनिक साउंड उसी टाइम पे निकालते रहते हैं, एक यूनिक रेगुलर शार्प साउंड जो कि दूर तक फैलती है, तो वो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा ये क्रिप्यूस्क्यूलर है, इसका मतलब ये अंधेरे के समय या फिर कहें डाउन और डस्क, मतलब सुबह जल्दी और शाम के टाइम पर ये एक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉलिटरी हैं, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं फैमिली की बजाय। कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल IUCN में, अपेंडिक्स फर्स्ट में है साइट्स में, और शेड्यूल फर्स्ट में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। फिर आता है द डायर वुल्फ। देखो ये वुल्फ मोर और लेस एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन क्या होता है कि जीन एडिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना, इसके चलते अभी इनको रिवाइवल दिया गया है। तो होता क्या है कि यूएसए बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंस, उनके द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड वॉल्फ पफ पप्स हैं वो पैदा किए गए हैं। पप्स मतलब छोटे बच्चे, ठीक है ना। तो ये एक अपने आप में, ये वॉल्फ जो कि बहुत लंबे समय पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिनकी साइज जो है वो नॉर्मल ग्रे वॉल्फ से भी ज्यादा है, और इनका कलर भी थोड़ा सा ब्राइटिश है। इनको अभी इनका एक तरीके से
पुराने जो रिमेन्स मिले हुए थे उनसे जीन, इनसे डीएनए निकाला गया और उस डीएनए का स्टडी करते हुए फिर देखा गया कि भाई ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट किसके आते हैं। तो जो ग्रे वॉल्फ होता है ना, उनके बिल्कुल क्लोजेस्ट रिलेटिव ये निकले। फिर उन ग्रे वॉल्फ के जीन्स हैं उनको फिर बाद में एडिट किया गया अकॉर्डिंग टू जो रिमेन्स थे इन डायर वॉल्फ के डीएनए के हिसाब से, और फिर वो अपडेट जो किया गया उससे फिर एम्ब्रायो तैयार किया गया और उस एम्ब्रायो को डॉग के पेट में या फिर कहें कि डॉग के एब्डोमेन में क्या बोले, एब्डोमेन तो नहीं बोलेंगे, यूट्रस में लोकेट किया गया और फिर वहां से फिर ये वल्फ के बच्चे पैदा हुए। मतलब सरोगेसी का भी यहां पर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो पप्स हैं इनके नाम क्या दिए हैं, एक का नाम है रोम्यूलस, एक का रेमूस और एक खालिसी। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। और पैदा कैसे हुए, सरोगेसी बाई डॉग मदर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा डायर वुल्फ की बात कर लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे, 13,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इनकी रिमेन्स मिले ना, तो उनकी स्टडी, जेनेटिक स्टडी करने के चलते ये चीज पॉसिबल हो पाई। ठीक है, इनकी साइज ग्रे वुल्फ से थोड़ी ज्यादा होती है और देखा जाए तो ये लार्ज मैमल्स को खाया करते, जैसे हॉर्सेस, बाइसन या फिर मैमथ, बड़े हाथी जो साइज के हुआ करते थे, उनको भी ये हंट करके खा लिया करते थे। ठीक है जी, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है इनके रिवाइवल के लिए, डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस, उसको हम एक तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर इसमें क्या है तरीका कि 13,000 साल पुराना, ठीक है, स्कल, 72 साल पुराना तो स्कल मिला है इनका, इन वॉल्व्स का। ठीक है, 13,000 साल पुराना इनका हेड मिला है, तो उसमें से फिर डीएनए निकाला गया है। ठीक है, और जनरली वो डीएनए कहां से पिक किया गया, ये जो कान की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं पेट्रियस, ठीक है, पेट्रियस जो इनर ईयर बोन है उससे डीएनए निकाला गया है और फिर देखा गया कि भाई मैचिंग किसके साथ हो रही है, तो पता पड़ा कि ग्रे वॉल्फ के साथ 99.5% डीएनए मैच कर रहा है। हल्का सा अगर एडिटिंग और हो जाए तो फिर एक्चुअल में डायर वॉल्फ की जीन सीक्वेंस हम अचीव कर लेंगे। तो ऐसे में 20 टारगेटेड जेनेटिक एडिट्स किए गए और अल्टीमेटली फिर बाद में आपका आउटपुट दिख रहा है। इसमें 14 जीन्स जो चेंज किए गए ना, वो किस लिए थे कि एक तो लाइट कलर कोटिंग आ जाए, है ना, जो बाहर फर्स है उनकी कलर। इसके अलावा कोट लेंथ एंड पैटर्न, कि किस हिसाब से इनकी लेंथ ज्यादा है। इसके अलावा लार्जर बॉडी साइज की डेवलपमेंट हो जाए और मस्क्यूलेचर, मतलब इनकी जो फिजिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने। ये चीजें एडिट करके और फिर बाद में सरोगेट मदर के पेट में एम्ब्रायो को इम्प्लांट किया गया और अल्टीमेटली 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड वुल्फ पप्स पैदा हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। फिर आता है आपका इन्वेजिव फिश स्पीसीज। देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि भाई आप अपना एक रिस्पॉन्स तैयार करो कि जो इन्वेजिव फिश स्पीसीज को हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और ये वो स्पीसीज हैं जिनकी मछलियां है ना, वो जनरली मॉस्किटो लार्वा पे सरवाइव करती है। मतलब पानी का एक तालाब है मानो, वाटर बॉडी, वहां पर ये इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो छोड़ी हुई हैं, तो ये मछलियां खाना क्या पसंद करेंगी, वहां पर जो मॉस्किटो लार्वा होगा उसे। तो ऐसे में मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये एक अच्छा तरीका कंसिडर होता है। लेकिन ये इन्वेजिव स्पीसी है तो खतरा हमेशा बना रहता है कि इनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो उस वाटर बॉडी में जहां पर लार्वा, मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करने के एफर्ट किए गए थे, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर इन फिशेस की पॉपुलेशन बढ़ गई तो बाकी जो नेटिव स्पीसीज है, लोकल स्पीसीज है, उनके लिए खतरा होगा कि नहीं। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल भी है। तो जान लेते हैं कौन सी ये फिशेज हैं। एक तो दो स्पीसीज की यहां पर हम बात करेंगे, एक तो गैम्ब्यूशिया एफिनिस, इसको मॉस्किटो फिश भी बोल दिया जाता है, और ये एक ऐसी बायोलॉजिकल एजेंट है जो मॉस्किटो लार्वास को खाती है और एक दिन में 100 से 300 मॉस्किटो लार्वा आराम से खा सकती है एक फिश। इसके अलावा मिलती कहां पर, ये मिसिसिपी रिवर बेसिन जो है वहां। इसका मतलब आप देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका की नेटिव स्पीसी है जो हमारे लिए इन्वेजिव कही जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्रेश वाटर में मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में भी सर्वाइव कर जाती है, इवन हाई सैलिनिटी कंटेंट वाला जो पानी है, खारा पानी, वहां पर भी जी सकती है। लो ऑक्सीजन लेवल में भी सर्वाइव कर सकती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो समर्स में, थ्रू आउट समर्स ये रिप्रोड्यूस करती रहती हैं, और तरीका होता है विवीपेरस। विवीपेरस का मतलब सीधी लाइव यंग बेबीज, मतलब यंग फिशेस को ही पैदा करती है, ना कि अंडा। ठीक है ना, तो विवीपेरस हो गई। इसके अलावा इन्वेजिवनेस,
ये टॉप 100 वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में से एक है। इसीलिए तो कहा गया ना कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट तैयार करे। हिस्टोरिकल यूज, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस 1928 में ब्रिटिशर्स के द्वारा कर दिया गया था और IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है। इन्वेजिव स्पीसीज में हमारी दूसरी स्पीसी दैट इज पोइसीलिया रेटिक्युलेटा। इसकी बात करें, इसको गप्पी या फिर मिलियन फिश या फिर रेनबो फिश भी बोल दिया जाता है। देखने में आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की नेटिव स्पीसी है, कैरिबियन आइलैंड्स में भी दिख जाती है। शैलो एजेस मतलब ज्यादा गहरे पानी में नहीं, किनारों के आसपास में ये या ऊपर सरफेस के आसपास में ये दिख जाती है। ये भी सर्वाइव करती है किस पे, अगेन वही मॉस्किटो लार्वा पे। IUCN में ये लीस्ट कंसर्न है। किस किस स्टेट में इस पर्टिकुलर फिश को रिलीज किया जा चुका है, ध्यान रख लेना। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, लगभग लगभग पूरा इंडिया आ गया। आप देख सकते हैं इसमें कंसर्न क्या है। ये लगातार अगर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रही हैं तो जो लोकल नेटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा बन रही है। अब इन्वेजिव स्पीसी का वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स है, मतलब यहाँ के लोकल नहीं है। इनका ओरिजिन कहीं पर आउट ऑफ इंडिया हो रखा है, यहाँ की लोकल कंडीशंस में इनका एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसी होती हैं जो कि आउट कंपीट कर देती हैं इंडिजिनस स्पीसीज को। मतलब कि एक बार अगर लोकल हमारा जो यहाँ का इकोसिस्टम है उसमें इनकी एंट्री हो जाए इन्वेजिव स्पीसीज की, तो फिर वो लोकल स्पीसीज को खत्म कर देती है, पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल डैमेज कर देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर फ्लोरा की बात करें तो लैंटाना कामरा, इसके अलावा पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस जिनको कांग्रेस ग्रास भी बोलते थे, इसके अलावा प्रोसोफेस जूलीफ्लोरा जिसको हम एक तरीके से विलायती कीकर भी बोल देते हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। फोना की बात करें तो अफ्रीकन कैटफिश, इसके अलावा तिलापिया और ग्रेट अफ्रीकन स्नेल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन्वेजिव स्पीसी के तौर पे देखे जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये नाम है ना, ये एक साथ बंच में डाल के पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है, बताइए आइडेंटिफाई करके, समझ गए। फिर आता है आपका गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला। ये देखो एक बर्ड है जो कि बहुत लंबे समय बाद दोबारा देखा गया है। अगर हम बात करें कहां, तो मथिकेटन शोला नेशनल पार्क है आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, दैट मींस केरला में। और ये जो गोल्डन हेडेड सिटिकोला है ना, सिस्टिकोला है, ये स्पीसीज ग्रासलैंड में जनरली देखने को मिल जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अब की बार देखी गई है कहां पर, ये अब की बार इसकी ऑब्जर्वेशन आई है वेस्टर्न घाट के सदर्न रीजन्स में। ठीक है, तो वहीं पर आपका केरला वाला रीजन आ ही गया। थोड़ा सा इस स्पीसी के बारे में जानते हैं। इनको ब्राइट कैप्ड सिस्टिकोला भी बोल दिया जाता है। एक तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिस्टिकोला एक तरीके के बर्ड्स होते हैं जो जनरली इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब इनवर्टिब्रेट्स को खा करके सर्वाइव करते हैं, जिनके बैकबोन नहीं होते, मतलब कीड़े मकोड़े खाना पसंद करती हैं। साइंटिफिकली देखें तो सिस्टिकोलिडाई फैमिली ऑफ वार्बलर्स, वार्बलर का मतलब सिंपल है, ऐसे बर्ड्स जो म्यूजिकल साउंड क्रिएट करके कम्युनिकेट करते हैं, है ना, उस फैमिली से बिलोंग करने वाली ये बर्ड है। इसके अलावा ये खाते क्या है, ओमनिवोर है, इनवर्टिब्रेट्स तो खाती है, इसके अलावा ग्रास, सीड्स और इन पे भी सर्वाइव करती है। हैबिटाट ग्रासलैंड्स में माउंटेनस रेंज में रहना पसंद करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दूसरे कंट्रीज में। इंडिया की बात करें तो प्रीवियसली इनको पहले देखा गया था कर्नाटक, तमिलनाडु और नॉर्थ केरला वाले रीजन में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ब्रीडिंग मेल जो होते हैं इनके सर के ऊपर इस तरीके से गोल्डन ऑरेंज प्ल्यूमेज देखने को मिलता है, चाहे फिर वो हेड हो, नेक हो, चेस्ट हो, इस तरीके से, राइट। बीक है इनकी पिंक कलर की हुआ करती है और इनकी बॉडी पे ये ब्लैक कलर के जो नॉर्मल स्पैरो होती है ना, हम जो कॉमन स्पैरो के देखते हैं उस तरीके से ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये इनकी कॉलिंग जो होती है, मैंने बताया ना कि ये वार्बलर फैमिली में आ रही हैं, इसका मतलब इनकी यूनिक साउंड होती है, उससे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रीवियस साइटिंग की बात करें कहां देखा गया था, तो बाणासुर हिल्स है वायनाड केरला में, वहां पर देखा गया और IUCN में इसे लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला हुआ है। फिर आती है हम बैक वेल। देखो जो साउथ अमेरिका में चिली वाला रीजन है ना, चिली कंट्री, राइट, वो पूरा का पूरा लंबा सा कंट्री एंडीज के जस्ट वेस्ट में, वहां पर एक स्ट्रेट है जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करने का काम करती है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। वहां पर क्या है, एक कायकर, कायकर का मतलब एक कायक, एक लंबी बोट हुआ करती है,
उस पे एक बोट चलाने वाला बंदा निकला हुआ था अपनी जर्नी पे, 23 साल का, नाम था एड्रियन सीमेनकैस। वो बंदा निकल गया और वहां पर एक हम्बैक वेल से उसका सामना हुआ, और हम्बैक वेल जो है वो अपनी तरफ से अपना खाना कंज्यूम कर रही थी। ऐसे में पता पड़ा कि ये काइगर जो है ना, ये भी उसके साथ में पेट में चला गया। पर हाँ, वो कुछ समय के लिए हुआ, बट एक बार के लिए तो निगल लिया था हम्बैक वेल ने। तो इस वजह से थोड़ा सा ये स्पीसी के बारे में हमें समझना जरूरी है। एक तो ध्यान रखना, यहां पर इनके पास में ब्लो होल होता है, तो लंबी सांस लेकर के फिर सरफेस पे आती हैं, जहां से हम नाक से सांस लेते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे इनका एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। और इनके पास में टूथ नहीं होता है, दांत नहीं होते, इनके पास होती है बेलिन। बेलिन क्या होता है? छोटी छोटी जाल का सा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, जब ये मुंह खोलती है ना, तो छोटे छोटे जो भी क्रीचर्स हैं ओशन में रहने वाले, ठीक है, चाहे क्रिल्स हो, स्मॉल फिशेस हो, वो क्या है, इनके मुंह में चली जाती हैं पानी के साथ में। फिर वो पूरा का पूरा एनगल्फ करके पानी को फिर ऐसे, ये जो बिलियन होती है ना, इसी के थ्रू क्लियर करती है, और बाकी जो खाने का मटेरियल वो अंदर रह जाता है, फिर उसको वो एनगल्फ कर जाती हैं। तो यहां पर दांतों का कोई रोल नहीं है, यहां पर फिल्टर का काम कर रही है। तो इस तरीके से ये एक अपने आप में हम्बैक वेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। समझते हैं क्या? फिजिकल ट्रेट की बात करें तो ये इनकी बॉडी में बैक साइड में हम्प निकला हुआ रहता है, लॉन्ग पेक्टोरल फिन्स इनके पास में है, यहां पर आप देख सकते हो लंबे लंबे, ठीक है, जिनसे यह लंबी दूरी तक तैर सकते हैं। फीमेल की साइज मेल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सभी ओशियंस में दिख जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंगली, ये लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी मैमल्स में से एक है। मतलब आप देखो, पोल से ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर, फिर पोल, इस तरीके से माइग्रेट करती रहती हैं। फीडिंग स्ट्रेटेजी, सबसे पहले नीचे से जब इनको दिखता है कि यहाँ यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा फूड स्टफ है ऊपर, तो ये क्या करती है, बबल ट्रैप क्रिएट करती है, फिर उसमें बबल में ऊपर ऊपर की तरफ कहते हैं ना कि डाइव अप करते हुए, और फिर एनगल्फ कर जाती है, ठीक है। ये बबल नेटिंग का इनका कॉन्सेप्ट है। अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, आईयूसीएन में लीस्ट कंसर्न है, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है। बिहेवियर की बात करें तो ये देखो, लीप करती रहे, अब सांस लेने के लिए सीधी बात है ऊपर तो आना पड़ेगा, तो इस वजह से ये ऊपर जंप कर करके नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। कम्युनिकेशन जो है वो मोर और लेस एक करने का तरीका है जब वो ऊपर आती हैं, और साथ ही साथ इनकी बॉडी पे जो बार्निकल्स जैसे पैरासाइट्स हैं वो लग जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी ये सरफेस पे आती रहती है। इसके अलावा मेल्स हैं, उनको जब मेटिंग करनी हो तो उस टाइम पर अट्रैक्टिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वेल्स की और बात करें तो ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, ये वेल का एक टाइप है, हम्बैक वेल। इसके अलावा ये ब्लू वेल, ग्रे वेल्स, ठीक है, स्पम वेल, ये कई और वेराइटीज हैं। वेल्स जो होती है ना, ये देखो सिटेशिया होते हैं। सिटेशिया का मतलब एक बहुत ही लार्जर बॉडीड मैमल, वाटर बॉडी में मिलने वाला, जिनके बॉडी के ऊपर आपको हेयर्स नहीं दिखेंगे, है ना, और एक तरीके से बहुत ही लंबी उनकी बॉडी हुआ करती है। यूं कहें कि स्ट्रीम लाइंड हेयरलेस बॉडी होती है ना, उनको आप सिटेसिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। इनको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो बेलिन हमने देखा हम्बैक वाला, और एक होता है टूथ वेल्स। बेलिन के अंदर तो आपका ब्लू वेल, हम्बैक, ग्रे वेल्स ये देखने को मिल जाती हैं, जो कि फिल्टर फीडिंग का काम करती हैं। वहीं पर टूथ वेल्स की बात करें तो उसमें स्पम, बिग, किलर वेल, ओरेकस आपने सुना होगा वो, ठीक है, डॉल्फिन्स, ये आ जाती है आपकी टूथ्स, जो कि टूथ वेल, जो कि दांतों से फिर बाद में अपने प्रे को हंट करती हैं और फिर बाद में स्वेलो करती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका बिग फॉर वेनमस स्नेक्स इन इंडिया। देखो अभी रिसेंट एक स्टडी आई है कि हमारे देश में मिलने वाले 4 खतरनाक सांप है ना, वो अब धीरे धीरे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर राइज हो रहा है सदर्न स्टेट्स में, और वहां से फिर इनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये मूव कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखो मेडिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे देश में स्नेक बाइट्स की वजह से जितनी डेथ्स होती हैं, उनमें 90% तो इन चारों की वजह से ही होती है। और आप देखोगे कि स्नेक बाइट जनरली किसको करेगा? जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको। तो इस वजह से नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस में भी इसको कंसिडर किया जाता है, स्नेक बाइट को, ठीक है। अगर हम इंडिया की ग्लोबल बर्डन के हिसाब से देखें तो जितनी दुनिया में स्नेक बाइट की वजह से डेथ होती है, उसमें अकेले इंडिया में 50% से ज्यादा दिख जाएंगे। अब आप सोचो कितना ज्यादा कंसर्निंग बात है ये। क्लाइमेट चेंज का क्या असर आ रहा है? देखो सदर्न स्टेट्स में जनरली रहते हैं, ठीक है,
वहां पर क्या हो रहा है कि इनके लिए सूटेबल कंडीशंस अब नहीं हो रही हैं, इस वजह से मोर और लेस ये माइग्रेट करके नॉर्थवर्ड आते चले जा रहे हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जनरली हरियाणा, राजस्थान, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर इनका एक्सपेंशन अब बढ़ने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो यूं है कि जितना अभी पॉपुलेशन है उसमें अब 100%, मतलब जस्ट डबल पॉपुलेशन होने का स्कोप है। सवाल है बिग फोर में आते क्या है। एक तो देखो आपका कोबरा, स्पेक्टेकल्ड कोबरा, है ना, किंग कोबरा भी हम इसको बोल दिया करते हैं। दूसरा आपका कॉमन क्रेट, तीसरा रसेल्स वाइपर और चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर। इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। पहले तो इंडियन कोबरा, जिसको नाजा नाजा भी बोला जाता है साइंटिफिकली, ये वेनमस है, ठीक है, और ये डिस्टिंक्टिव हुड होता है इसके पास में, आप देखो इस तरीके से ये पूरा फन बना लेता है ना। ओविपोरस है, इसका मतलब ये अंडे देते हैं और ये अंडे देकर के अपना नेस्ट भी बनाते हैं, और नेस्ट खुद नहीं बनाते हैं, जनरली ये माउस, मतलब चूहे होते हैं ना, उनके बिलों के अंदर जाकर के फिर वहां अंडे देते हैं। और ये इनकी पॉपुलेशन आपको इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में देखने को मिल जाएगी। फिर आता है रसेल्स वाइपर। इसकी अगर बात करें तो ये लार्ज थिक बॉडीड स्नेक है, जिसकी स्किन के ऊपर आपको कील स्केल दिखेंगे इस तरीके के, ठीक है। साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में दिख जाएगा। कॉमन क्रेट की बात करें तो बहुत ही शाइनी ब्लैक या फिर डार्क ब्लू कलर का होता है, जिसके इस तरीके से रिंग्स बनी होती है, व्हाइट व्हाइट रिंग, ये साउथ एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर, इसकी बात करें तो ये एक, देखें तो इसकी स्नाउट बहुत ही छोटी होती है, ये जो होता है ना मुंह, इसका थोड़ा सा लेंथ थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में मिल जाएगा। और इसकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको, वो प्रोसेस होता है ओवो ओवो विविपारस। इसका मतलब क्या हो गया कि एग जो होगा, एग देखो, ओविपोरस तो क्या होता है, जो अंडे देते हैं। अब इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है सॉ स्केल्ड वाइपर्स में, कि अपनी ही बॉडी में अंडे हो गए, अंडों के अंदर ही बच्चे हैं, जो कह सकते हैं कि जो स्मॉलर, या यूं कहो कि जो बेबी स्नेक है, वो अंदर ही अंदर डेवलप होते हैं। और जब वो डेवलप होकर के बिल्कुल रेडी है कि आप वो एग से बाहर निकल सकते हैं, हैचिंग के लिए वो रेडी हैं, तब फिर ये अंडे देते हैं, और निकलते ही फिर अंडा फोड़ करके वो निकल जाते हैं जल्दी से बाहर। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसको ओवी वी पैरस बोल दिया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर आता है रस्टी स्पॉटेड कैट। देखो क्या है जी, बंगाल में अभी रस्टी स्पॉटेड कैट्स को स्पॉट किया गया, देखा गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। जनरली ये नेपाल और श्रीलंका में दिखती हैं। इंडिया में भी इसकी पॉपुलेशन देखें तो वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन, उसका 80% इंडिया में रेजाइड करता है। और हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स, कच्छ, राजस्थान, पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसकी फीचर्स की बात करें, जंगल में मिलने वाली जितनी भी वाइल्ड कैट्स है, बिग स्मॉल, उनमें उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। अगर अपीयरेंस की बात करें तो फॉन ग्रे कॉट विद रस्टी स्पॉट ऑन बैक एंड इट्स फ्लैंक, साइड में इस तरीके से ये रस्टी स्पॉट्स दिख जाएंगे और ग्रे कलर में इसकी अपीयरेंस है। जेस्टेशन पीरियड 2 से 2.5 महीनों में बच्चा पैदा कर देते हैं ये, ठीक है। बिहेवियरल, रात के टाइम पर एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल है, और टेरिटोरियल है, मतलब अपनी खुद की एरिया को डिमार्केट करके रखते हैं। वो डिमार्केट करने का तरीका या तो यूरिन से, या फिर अपने मुंह से कुछ स्मेल वाले कंटेंट निकालते हैं, ग्लैंड सीक्रीशन, जिससे कि इनको पता पड़ जाता है कि हाँ ये मेरा एरिया है। इस अपने एरिया में फिर किसी दूसरी रस्टी स्पॉटेड कैट को एंट्री नहीं देते फिर ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। कंजर्वेशन स्टेटस, ये नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट के अंडर आ जाते हैं। फिर आता है रिवराइन, आपकी डॉल्फिन्स। देखो इनकी बात करें तो ये सिटेशियंस है, मतलब बहुत ही क्लियर बॉडीड वाटर एनिमल है, फ्रेश वाटर में मिलती हैं। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी 2009 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसको हम गैंजेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं, इनको सूसू भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए वाटर सरफेस पे आती है तो आवाज आती है वहां पर, सू सू ऐसे करके, इस वजह से इनका नाम पड़ गया। ये असम की एनिमल भी है, एक्वेटिक स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये टॉप प्रेडेटर्स हैं, एग्जैक्टली वैसे से टाइगर हुआ करते हैं ना, तो इनको बोल दिया गया टाइगर ऑफ द गैंजीज।
हैबिटाट और अडॉप्शन की बात करें, ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती हैं और हर 5 से 30 सेकंड में इनको वाटर सरफेस पे आना होता है सांस लेने के लिए। ये लगभग लगभग अंधी होती हैं और इनका जो भी टारगेट होता है प्रे, उसको हंट करने का तरीका होता है साउंड प्रोड्यूस करो, और साउंड जो है वो इनके प्रे से टकरा कर इनके पास आता है, जिसको हम बोलेंगे इकोलोकेशन, और फिर उसके बेसिस पे वो जाके हंट कर लेते हैं। देखा जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 90% आपको रिवराइन डॉल्फिन्स इंडिया में ही मिल जाएगा, फिर चाहे वो तीनों रिवर्स उठा के देख लो, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना मेजरली। ठीक है, और इसके अलावा बांग्लादेश में जो कर्णफुली रिवर है ना, वहां पर भी इसका अच्छा खासा प्रेजेंस दिख जाएगा। फिजिकल फीचर बात करें, लंबी चोंच होती है, लॉन्ग स्नाउट, राउंडेड बॉडी, स्टॉकी बॉडी, बड़ी मोटी होती है, लार्ज फ्लिपर होते हैं जिससे कि लॉन्ग रेंज तक स्विम कर सकती हैं। ब्लो होल होता है जैसे कि हमारा नाक होता है, एग्जैक्टली वैसे ही जिस वजह से ये इजीली कह सकते हैं कि ब्रीथ कर सकती हैं। फीमेल की साइज आपको लार्जर दिखेगी और एक बार में ये बच्चे पैदा करने का जो टाइम है वो आप देखो कि 2 से 3 साल में एक बार करती हैं, और प्रेगनेंसी पीरियड या जेस्टेशन पीरियड देखें तो 10 महीने का इनका रहता है। कंजर्वेशन स्टेटस देखो, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना है एक तो, इसके अलावा कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव और क्या लिया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो कि भागलपुर में लोकेटेड है, 60 किलोमीटर लंबा एरिया जिसको इनके लिए डेडिकेट रखा हुआ है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, आईयूसीएन में एंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट। फिर आता है और फिश, द डूम्सडे फिश। क्या है कि मैक्सिको में बाजा कैलिफोर्निया सुर कोस्ट है, वहां पर ये एक लंबी सी फिश देखी गई है जो कि ओशियनिक बॉटम में देखने को मिलती है। ये इतनी लंबी है, 30 फीट के लगभग इसकी लेंथ होती है, यूं लगता है एक रिबन सा पड़ा हो। आंखें होती है मोटी मोटी, ओशन के बॉटम पर रहती है क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं होती, इस वजह से ये जो लार्ज साइज आईज है ना, वो कहीं ना कहीं इनको अपने प्रेज को और इनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। और साथ में कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, सिल्वरी होता है। ये क्या है, इनको हेल्प करता है अपने आप को कैमोफ्लेज करने में, मतलब कि ओशियनिक बॉटम पे जब ये ट्रेवल करती रहती हैं तो इनका कलर ओशियनिक बॉटम के कलर से मैच कर जाता है, इस वजह से इनके ऊपर जो कोई प्रेडेटर अटैक करे तो उनको पता नहीं पड़ता, तो इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है इस वजह से। और फिश की अगर बात करें तो डीप सी फिश हो गया, लॉन्ग हो गया, रिबन लाइक बॉडी मैंने बताया, 30 फीट से ज्यादा लंबी, बॉनी फिश है जो कि बॉटम पे मिलती है, और इनको डूम्सडे फिश इसलिए बोला गया है कि इनका अगर सरफेस पे आना है, इसका मतलब कोई ना कोई, कहते ना कि ओशनिक बॉटम पे हलचल महसूस हुई है, जो कि फिर लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा सकती है। जैसे जापान की बात आई, जापान में इस तरीके से ये और फिश है ना, ये देखी गई थी कोस्टल एरिया में 2011 में, और उसके बाद में थोकु अर्थक्वेक आया और फिर सुनामी भी आई थी। फुकुशिमा जो आप कह सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन हुए थे ना, उसके पीछे मोर और लेस यही एक अर्थक्वेक बहुत बड़ा कारण बना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। खाती क्या है, क्रिल, स्मॉल क्रुस्टेशियंस, प्लैंक्टॉन्स, वही फिल्टर ईटिंग का काम ही इनका रहता है, फिल्टर फीडिंग का ही। खा लिया मतलब स्वेलो कर लिया जो भी मटेरियल खाना है, उसके साथ में जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको ये निकाल देती है, बाकी कंज्यूम कर लेती है। तो इस तरीके से ये काम है। फिर हम बात कर लेते हैं एशियन जाइंट टॉर्टोइज के बारे में। देखो अभी क्या है, नागालैंड में जेलियंग कम्युनिटी रिजर्व की बात करें तो वहां पर 10 एशियाटिक जाइंट टर्टोइज को इंट्रोड्यूस किया गया है, री इंट्रोड्यूस किया गया एक्चुअली। तो क्या है ये समझते हैं। ये लार्जेस्ट लैंड टर्टोइज हैं, जमीन पर मिलने वाले जो कछुए हैं। टर्टोइज तो होते क्या, जो जमीन पे रहते हैं, ज्यादातर ये हर्बीवोर्स होते हैं। वहीं पर जो टर्टल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, वो ओमनीवोर्स होते हैं, वो आपके इंसेक्ट्स को, ग्रासेस को इनको खाने मिलेंगे। ये हर्बीवोर है तो केवल ये ग्रासेस को खाते हैं। इनको स्मॉल एलिफेंट भी बोलते हैं क्योंकि एलिफेंट जिस तरीके से अपने इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, अम्ब्रेला स्पीसी के तौर पे, कीस्टोन स्पीसी के तौर पे, कि पूरे इकोसिस्टम पर इनका इंपैक्ट बहुत है, और अगर इनको आपने हटा दिया तो इकोसिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे आ गया। तो वो इंपॉर्टेंस आप समझ जाइए। हैबिटाट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएंगे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में दिख जाएगा। उम्र इनकी 80 से 100 साल होती है। हर्बीवोर्स मैंने बताया कि ये फ्रूट्स, मशरूम, डिकम्पोजिंग प्लांट्स इनको खाते हैं। इकोलॉजिकल रोल, एक कीस्टोन स्पीसी के तौर पे काम करते हैं, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं अपनी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जहां पर ये रहते हैं। और कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में आपके अपेंडिक्स सेकंड में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल
4th में इसका एनरोलमेंट हो रखा है। अब फौना के बाद में हम थोड़ा फ्लोरा के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, जीएम अल्फा अल्फा न्यूज में रहा, हो क्या रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो हुई उसमें यूएसए की तरफ से लगातार एक चीज प्रेशराइज की जा रही है, या यूं कहें कि ट्रेड डील की बातचीत के दौरान ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि अल्फा अल्फा की जो सीड्स हैं उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन मार्केट में लगाई जाती है उसको कम किया जाए। अब क्या है कि ये एक तरीके की घास है ना, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नंबर वन। और दूसरा, इसकी ग्रोथ के चलते फिर हमारे जो एनिमल फीड की जो इशू है उसको हम टैकल कर पाएंगे, तो उस वजह से यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्फा अल्फा क्या है, इसको ल्यूकरना, ल्यूकरने या फिर फॉरेज क्रॉप भी बोलते हैं। मतलब इसको उगाया इसीलिए जाता है कि जानवरों को या एनिमल्स को फीड किया जा सके। इसका नाम अल्फा अल्फा कहां से पड़ा, ये एक अरेबिक टर्म है, अल फस फसा। इसका मतलब द बेस्ट फॉरेज, मतलब एनिमल फीड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, कैल्शियम है, विटामिन ए डी मिनरल सब कुछ मिलता है, जो कि लाइव स्टॉक के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। रोल की बात करें तो ये देखो, एनिमल्स की फीड के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी जब खेती होती है ना अल्फा अल्फा की, तो इसमें क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। दैट मीन्स जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 मिलती है ना, उसको प्रोसेस करके अपनी जड़ों में अमोनिया के फॉर्म में फिक्स करते हैं, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो भी ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है, जिसके चलते फिर आपको केमिकल फर्टिलाइजर लगाना नहीं पड़ता। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बन जाता है। वैसे देखा जाए तो जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है ना, हमारी दाल की जो फसल होती है, वहां पर क्या होता है, वो दाल की जो फसल है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है। इसका मतलब कि वो जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम का एक वेरिएंट है, दैट इज मेलिलोटी, जिसको हम आजकल सिनोराइजोबियम मेलिलोटी भी बोल दिया करते हैं। इसको तो जगह जड़ में मिल जाती है, रूट्स में इनको हैबिटाट मिल जाता है, और ये फिर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं अमोनिया के फॉर्म में। इसका मतलब सॉइल फर्टिलिटी अच्छी, सॉइल फर्टिलिटी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी, प्लांट है वो इस बैक्टीरिया को दे देता है अपनी जड़ों के अंदर नोड्यूल बनाने का मौका, तो उनको हैबिटाट मिल जाता है। तो ये हो गया आपका अल्फा अल्फा। फिर आता आपका यूस्टोमा। देखो, रिसेंटली पहली बार क्या होता है, उड़ीसा में सीएसआईआर और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर के, और ये जो यूस्टोमा नाम से फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसको एक तरीके से ब्लूम करवा दिया, इसको खिला दिया। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समझते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। देखो, यूस्टोमा की अगर बात करें तो कॉमनली इसको लिसियंथुस भी बोल दिया जाता है, और ये एक एक्सोटिक ऑर्नामेंटल फ्लावर है। एक तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका मतलब डेकोरेशन में यूज होता है, और ये विदेशी स्पीसी है। जनरली ये मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न रीजन, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रीजन में इसकी प्रेजेंस दिख जाएगी। वहीं पर हैबिटाट की बात करें तो वार्म टेम्परेट कंडीशंस में ये सर्वाइव करना पसंद करता है, 16 से 28 डिग्री टेम्परेचर। जनरली मैंने बताया कि ये डेकोरेशन में बड़ा अच्छा लगता है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, तोड़ने के बाद में भी एकदम मुरझाता नहीं है जल्दी से। इकोनॉमिकल पोटेंशियल, फार्मर अगर इसकी हार्वेस्टिंग करें, इसकी खेती करें, तो हर एकड़ के ऊपर 2 लाख रुपए तक पर सीजन पैसा कमाया जा सकता है। फिर आता है रेड सैंडर्स, इसका मतलब लाल चंदन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 22 लाख रुपए सैंक्शन किया आंध्र प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, जिससे कि रेड सेंडर्स को कंजर्व किया जा सके। ये वही है जो पुष्पा मूवी में लाल चंदन काटने का जो ट्रेड होता है, वही, ठीक है। इसको कॉमनली हम बोलते हैं रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स। फैमिली है इसकी, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर हम टेक्निकली अगर बात करें तो फेबेसियाई फैमिली है इसकी। नेटिव ये जनरली आपको ईस्टर्न घाट्स में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल, अंतापुर, इन रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। हैबिटाट आपको जनरली दिखेगा रॉकी हिल्स, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पर, और सॉइल जो है ज्यादा गहरी ना हो और स्लोप ज्यादा मतलब तीखे ना हो, मतलब मॉडरेट स्लोप वाले रीजन में ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। वुड कैरेक्टरिस्टिक, इनका कलर डीप रेड, डेंस डीप रेड कलर की होती हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इनकी। फाइन ग्रेन्ड, इसका मतलब जब इनको काटा जाता है
तो जो बुरादा बनता है ना वो बहुत ही फाइन बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा हैवी और हाईली ड्यूरेबल होता है, लग्जरी फर्नीचर बनाने में यूज है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, या फिर कार्विंग बनानी है, या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका अच्छा यूज हो जाता है। थ्रेट की बात करें तो एक तो इनको काटना, इनकी स्मगलिंग और लगातार अर्बनाइजेशन के चलते हैबिटाट लॉस, पुअर नेचुरल रीजनरेशन, ये खुद से खुद ग्रो करें आगे, मतलब इनके बीज फैले वहां से ग्रो करें, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से सर्वाइवल पे भी सवाल उठते रहते हैं, कंजर्वेशन के एफर्ट इसीलिए करने पड़े हैं। आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। फिर अब बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट स्पीसी की, दैट इज चिनार। होता क्या है, जिस तरीके से हमें हमारी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली वैसे ही चिनार के पेड़ों को भी आधार इशू किया गया है। कैसे? देखो, चिनार का पेड़ कश्मीर की कल्चर और वहां की इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम पे जिस तरीके से अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, वहां पर चिनार के पेड़ों को बड़ा खतरा हो रहा है। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी चिनार के पेड़ ऐसे एरियाज में है जहां पर सीधा खतरा है उनको, उनकी जियो टैगिंग दी जाएगी, उनको क्यूआर कोड से आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे कि उनको कोई खतरा है तो उससे बचा जा सके, और उनकी ग्रोथ क्या है उसको देखा जा सके। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, ट्री आधार इनिशिएटिव को। ये एक तरीके की यूनिक आइडेंटिटी है, जो कि चिनार ट्रीज की पहले सेंसस होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको अलोकेट किया जाएगा। ये यूनिक आइडेंटिटी पेड़ की आइडेंटिटी के तौर पे दी जाएगी, इसीलिए इसको आधार कार्ड से कंपेयर करते हुए आधार फॉर चिनार भी बोल दिया गया है। जियो टैगिंग में क्या होगा, पेड़ों की जियो लोकेशन आइडेंटिफाई होगी कि कौन सी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे वो लोकेटेड है, उसको क्यूआर कोड दिया जाएगा, साथ ही साथ उसकी 25 कैरेक्टरिस्टिक उस क्यूआर कोड के साथ अटैच कर दी जाएगी। मतलब किसी को अगर एक चिनार पेड़ के बारे में डिटेल लेनी है तो क्यूआर कोड स्कैन करें, उसकी बेसिक चीजें आ जाएंगी, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी हेल्थ, एज, उसकी ग्रोथ पैटर्न, सब कुछ। कंजर्वेशन की बात करें तो जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो कि चिनार की प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि चिनार की ग्रोथ कैसे हो रही है उस पर्टिकुलर प्लांट की, उस क्यूआर कोड के बेसिस पे आराम से देख पाएंगे। रिस्क फैक्टर क्या है उनको एड्रेस कर पाएंगे। नो गो एरिया, मान लो ऐसे एरियाज है जहां पर कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर चिनार का पेड़ ग्रो कर गया, लेकिन वहां पर क्या है कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं, तो फिर वहां पर जियो टैगिंग और ये देने की जरूरत नहीं है आधार उनके लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली वहीं पर जियो टैगिंग दी जाएगी जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन का स्कोप दिखाई पड़े। चिनार की बात करें तो इसको बोइन भी बोल दिया जाता है, बोइन भी बोल दिया जाता है लोकल लैंग्वेज में, कश्मीरी हेरिटेज के मतलब कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ओरिएंटल प्लेन ट्री भी इसको कंसिडर किया जाता है, ऑल्सो नॉन एज ओरिएंटल प्लेन ट्री। ठीक है, फीचर्स, ये डिसिडियस ट्री है, मतलब पतझड़ी वन है, पत्ते झाड़ता है साल में एक बार। हाइट की बात करें 30 मीटर तक इसकी हाइट चली जाती है, ध्यान से समझना, 30 मीटर तक हाइट चली जाती है, और इसकी विड्थ जो है वो 10 से 15 मीटर, बहुत अच्छा कवरेज रहता है। ये एंजियोस्पर्म है, इसका मतलब इसके जो फूल होते हैं वो ही फिर आपके फ्रूट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं में सीड होते हैं जो कि फिर बाद में चिनार की फर्दर ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं। 30 से 50 साल लेते हैं एक मेच्योर हाइट तक पहुंचने में, और कंप्लीट हाइट लेने में 150 साल। और बताया जाता है अभी तक चिनार की सबसे ओल्डेस्ट अगर प्लांट की बात करें तो एक प्लांट है कश्मीर में जो बताया 700 साल पुराना है। सूफी संत रहे सैयद कासिम शाह, उन्होंने चत्तरगाम, जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर वो प्लांट लगाया था, वो अभी भी वहां पर लोकेटेड है। तो ये अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। सोचो कितनी लंबी लाइफ लेकर के चल रहा है ये प्लांट, तो इसकी प्रोटेक्शन होनी तो जरूरी है। हैबिटाट, ये ईस्टर्न हिमालयाज में कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी थोड़ा सा मिल जाए इनको। इसके अलावा जम्मू की चिनाब वैली, पीर पंजाल वैली, जो कि पीर पंजाल की अगर बात करें तो कश्मीर वैली वाला रीजन आ गया, वहां पर ये देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन की बात करें, मेडिसिनल पर्पजेस में इनका काम होता है, मेडिसिन दवाइयां बनाने में, इनकी पत्तियों की और उनकी छाल की। इसके अलावा छोटी जो टहनियां होती है, ट्विग्स और जड़ें होती है, उनका यूज किया जाता है कलर डाइज बनाने में। तो ये हमें थोड़ा सा चिनार के बारे में भी ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से मोटा मोटा इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज को देखना था जो हमने देख लिया। अब मैंने बताया था स्टार्ट में कि आपको पीडीएफ चाहिए है, तो कुछ नहीं करना, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, वहां पर आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।